नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चेतक एजुकेशन पर। साथियों, आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं रीट 2022 को लेकर, जिसमें आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी रीट 2022 के लिए फुल स्ट्रेटजी, क्या रणनीति हो एग्ज़ाम की, क्या तैयारी की जिसमें आप प्राप्त कर सकें पूरे 30 में से 30 अंक। इसी चीज़ को लेकर आज की सेशन में अपन बात करने जा रहे हैं फुल स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति। स्टूडेंट्स की जितनी भी क्यूरीज हैं उनको प्रश्नों के माध्यम से लिया गया है। एक एक प्रश्न को देखेंगे और उसका क्या उचित समाधान हो सकता है वो भी देखते चलेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। इसके लिए इसका एक उचित सॉल्यूशन देने के लिए रीट के एस्पिरेंट्स को दो भागों में कैटेगराइज किया है। पहले हैं फ्रेशर और दूसरे हैं एक्सपीरियंस होल्डर। फ्रेशर वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी बीएड कंप्लीट की है या डीएलएड कंप्लीट की है, या वे अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, अभी उनकी बीएड या डीएलएड चल रही है। दूसरे एक्सपीरियंस होल्डर वे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पहले कभी रीट, सी टेट, एच टेट या अन्य कोई भी राज्य की टेट एग्ज़ाम दी हो। इन दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया है किसके लिए, कि एक शुरुआत कैसे हो। इन दोनों स्टूडेंट के लिए शुरुआत मुझे लगता है प्रीवियस ईयर पेपर से करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर आप रीट के ले सकते हैं या सी टेट के ले सकते हैं। रीट और सी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर में मुख्य अंतर ये होता है कि सी टेट का पेपर, जो सी टेट के जितने पेपर हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच से आते हैं, और रीट के जितने पेपर हैं वो थोड़े थ्योरेटिकल आते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल होते हैं पर थोड़े थ्योरेटिकल, जिससे उनका लेवल बढ़ जाता है। आप दोनों में से किसी भी पेपर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए वे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं यूट्यूब के किसी भी प्लेटफॉर्म से। आपको आसानी से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, अब वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकें। दूसरा, यदि एक स्पेसिफिक टॉपिक के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो तो मुझे लगता है वो अधिगम बेस्ट रहेगा। इसके पीछे दो कारण मुख्य हैं। पहला तो अधिगम लर्निंग एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसका संप्रत्यय आसानी से, इसका कंसेप्ट आपके माइंड में आसानी से बन जाएगा। इसमें याद रखना जैसी कोई चीज़ मुख्य नहीं है, इसमें समझ मुख्य है, इसलिए आप अधिगम टॉपिक को ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको बोरिंग महसूस नहीं होगी। दूसरा, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिनसे आपकी रुचि मनोविज्ञान में बढ़ जाएगी, और जब आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी तो विषय सरल होता जाएगा, और एक बार विषय सरल हो गया तो आप आसानी से उसमें अधिक अंक ला सकते हैं। दूसरा, 1 फेब से इस विशेष टॉपिक की कक्षाएं इसी यूट्यूब चैनल पर आयोजित की जा रही हैं। पूरा सिलेबस आपको साइकोलॉजी का 1 फेब से करवाया जाएगा, आप उन्हीं क्लासों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा हर टॉपिक का, जैसा कि इस वीडियो के समाप्ति पर आप देखेंगे कि किस प्रकार का एनालिसिस किया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे जनरल क्यूरी होती है वो होती है बुक्स कौन सी पढ़ें। इसके लिए बुक्स कौन सी पढ़ने के लिए एक साइंटिफिक फार्मूला बनाया है, इसका एक पूरा डेटा एनालिसिस करके ये फार्मूला बनाया गया है। आप देखेंगे पूरा एनालिसिस करके कि ये वास्तव में एक कारगर फार्मूला आपके लिए साबित हो सकता है, बुक्स फार्मूला। इसमें आप रीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो कुछ बुक्स और का एक पैटर्न इसमें दिया गया है। आप एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 11th और 12th इनकी बुक्स लें। दूसरा, एक सिंगल गाइड, कोई भी सिंगल गाइड जो जो आपको उचित लगे, जिसपे कोई भी पब्लिकेशन जिस पर आपको भरोसा हो, और एक सिंगल कोचिंग नोट्स जो आप प्रीफर करें, जो आपको पसंद हो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ लें। दूसरा, आप एनसीईआरटी साइकोलॉजी की 11th और 12th की क्लास लें। यूनिट 5 के लिए आप ऑफिशियल पीडीएफ पढ़ सकते हैं, जिनमें एनसीईआरटी का ऑफिशियल पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड इन हिंदी, या सीसी का पीडीएफ भी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक्सेल रिसर्च और अचीवमेंट टेस्ट, क्रियात्मक अनुसंधान और उपलब्धि परीक्षण, इन दोनों के आप जो पीडीएफ हैं वो एनआईओएस की वेबसाइट से पढ़ें। आरटी का ऑफिशियल पीडीएफ आपको भारत सरकार की वेबसाइट से मिल जाएगा, और लर्निंग आउटकम्स आरबीएससी की वेबसाइट पे भी हैं और एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी हैं। एनसीईआरटी द्वारा दिए गए लर्निंग आउटकम्स हैं अधिगम प्रतिफल, और आरबीएससी द्वारा दिए गए अधिगम प्रतिफल। इन
आप मुझे लगता है इनमें से लर्निंग आउटकम्स में आप एनसीईआरटी का पढ़ लें, पर्याप्त रहेगा। आरबीएससी एनसीईआरटी में ही समाहित है। इन ऑफिशियल पीडीएफ को पढ़ने पर आपकी एक प्रश्न हल करने की एक अच्छी समझ बनेगी, जिससे आप विभिन्न प्रकार के जो प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड प्रश्न आते हैं, जैसे कि सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। सीसी और एनसीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक्शन रिसर्च और आरटी में से भी हर बार एक प्रश्न आता है। इस बार के एनालिसिस में आप देखेंगे आरटी से 2 प्रश्न आए। देखते हैं एनसीईआरटी। अब अपन इस बात पे चलते हैं कि एनसीईआरटी की साइकोलॉजी की बुक क्यों पढ़ें। इसके लिए एक डेटाबेस तैयार किया है, 3-4 घंटे का वर्क करके, उसको देखते हैं। रीट 2021 का L1 का पेपर है, उसका एनालिसिस जब मैंने किया तो मैंने काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स उसमें पाए। एनसीईआरटी की लाइन से एज इट इज प्रश्न उठाए गए हैं। देखिए, ये मैं कुछ प्रश्न आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये प्रश्न है, ये काफ़ी अच्छे स्तर का प्रश्न है, जिसमें स्टूडेंट्स गलती भी करते हैं और बहुत ही कम लोगों का ये प्रश्न सही होता है। विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है। इसके ऑप्शन में पढ़ता हूँ। निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। ये एज इट इज़ लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई है। मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 36 और टॉप ऑफ द पेज के ऊपर ही ऊपर जब आप लाइनें पढ़ना शुरू करोगे तो एज इट इज़ लाइन आपको ये मिल जाएगी कि प्राप्तांकों की बारंबारता विश्वसनीयता की अवधारणा है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला है सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। पेज नंबर 117 पर साइकोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11 में आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। आप सभी प्रश्नों को एनसीईआरटी की बुक से मिला सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे एनसीईआरटी की बुक्स की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। इनके पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल चेतक एजुकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें से आप चेकआउट कर सकते हैं। चेतक एजुकेशन इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की क्विज भी की जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम लिंक है। पहले टेलीग्राम लिंक ऑफिशियल चेतक एजुकेशन है और दूसरा है जिसपे क्विज आयोजित करवाई जाएंगी साइकोलॉजी की और विभिन्न सब्जेक्ट की, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न मिला के बता सकता हूँ, क्या पता आपको भरोसा हो या ना हो। देखिए, यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ एक 3 पेज से लगातार 3 प्रश्न आ गए तो उनको मिलाना थोड़ा आसान रहेगा। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ पहले। एक व्यक्ति में एक समय में 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। यह है एनसीईआरटी क्लास 11 के पेज नंबर 182 पे। 182 से क्वेश्चन है, 181 से क्वेश्चन है और 178 और 179 से भी क्वेश्चन है। मैं आपको मिला के बता देता हूँ। यह है क्लास 11 की मनोविज्ञान की पुस्तक। इसमें अपन चलते हैं पेज नंबर 178 पे। 178 से कौन सा क्वेश्चन आया। ये है क्वेश्चन 178 से। निम्नलिखित में कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। उपलब्धि, भूख, प्यास और नींद। देखिए, इसमें 2 प्रकार के अभिप्रेरक आपको दे रखे हैं। पहला है जैविक अभिप्रेरक और दूसरा है मनोसामाजिक अभिप्रेरक। मनोसामाजिक अभिप्रेरक में देखेंगे तो यहाँ लिख रहा है उपलब्धि अभिप्रेरक। आप देख सकते हैं कि चूंकि जैविक अभिप्रेरक को दैहिक अभिप्रेरक बोलते हैं, मतलब अब आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। उपलब्धि तो मनोसामाजिक अभिप्रेरक, तो यही इसका आंसर है। पेज नंबर 181 से भी क्वेश्चन है और पेज नंबर 182 से भी क्वेश्चन है। चलो 181 से क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा पेज नंबर 181 और 181 से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबद्धता और आत्मसिद्धि। ये रहा मैस्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम। इसमें से आप इस प्रश्न को, यदि आपको ये चीज़ याद हो तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा है जो क्वेश्चन वो 182 पेज से है। चलिए 182 पेज पे चलते हैं। 182 पेज से जो क्वेश्चन है वो ये है, एक व्यक्ति में एक समय 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। द्वंद्व, कुंठा, चिंता और दबाव। पेज नंबर 182 एनसीईआरटी क्लास 11। देखिए, ये रहा द्वंद्व। एज इट इज लाइन है ये। जब कभी एक व्यक्ति को परस्पर विरोधी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रेरकों तथा मांगों के बीच चयन करना पड़ता है तो द्वंद्व होता है, और यही लाइन यहाँ लिखी हुई है। इस प्रकार से आप, जब मैंने एनसीईआरटी का पूरा एनालिसिस किया तो एक
डेटाबेस जो तैयार किया मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से उसमें प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। एनसीईआरटी की जो 2 बुक हैं उनमें एक तो ये है 11th की, क्लास 11th की, और एक ये है 12th की। मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास 12th की ये बुक। ये दोनों बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। ये कक्षा 12 के लिए मनोविज्ञान की बुक है। ये दोनों बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। मुझे लगता है आपकी प्रिपरेशन में ये काफ़ी कारगर साबित होंगी। देखिए, इसके बाद अब हमने एक डेटाबेस तैयार किया है जिसके आधार पर हम अपन कह सकते हैं कि अपन जो पढ़ेंगे उसमें से लगभग 85 टू 90% सिलेबस हो जाएगा। और मुझे लगता है एक बार यदि आपने 85 से 90% सिलेबस कर लिया और उसका 2 बार रिवीजन कर लिया, 2 टाइम्स यदि उसका रिवीजन हो गया, तो आपको कहीं भी पिछड़ेंगे नहीं। देखिए, जब पूरे रीट लेवल 1 2021 के पेपर का एनालिसिस किया गया तो उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे 2। एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान का 1 क्वेश्चन, आरटी का 2 क्वेश्चन। ये यूनिट 5 है। यूनिट 5 एनसीईआरटी में नहीं है। इसे तो आपको ऑफिशियल पीडीएफ्स के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है यदि आपने ऑफिशियल पीडीएफ्स पढ़ लिए तो इनमें से कहीं से भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। किसी भी कोचिंग के नोट्स और किसी भी गाइड में यूनिट 5 को लेकर पर्याप्त कंटेंट नहीं है। इसलिए आपसे यही आग्रह है कि आप ऑफिशियल पीडीएफ पढ़ें। मैं यूनिट 5 को आपका सिलेबस दिखा देता हूँ। ये है यूनिट 5। ये तो रहा आरटी का आपको ऑफिशियल पीडीएफ मिल जाएगा। ये सीसी, ये अचीवमेंट टेस्ट, ये एक्शन रिसर्च, ये एनसीएफ। इनमें से यदि आप पूरा ऑफिशियल पीडीएफ पढ़ लेते हैं, यूनिट 5 आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। और 6 नंबर लगभग 5 से 7 प्रश्न यहाँ से आते हैं। आपके 5 से 7 पूरे प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। अब चलते हैं अपन डेटाबेस पे। जो पूरा डेटाबेस है वो यही है कि 5 प्रश्न तो यूनिट 5 से आए हैं। दूसरा, टीचिंग मेथड की जो अप्रोच है, शिक्षणाधिगम की प्रक्रिया है, शिक्षणाधिगम कौशल है, तो टीचिंग मेथड से 4 क्वेश्चन साइकोलॉजी में आए हैं। साइकोलॉजी में टीचिंग मेथड्स के 4 क्वेश्चन आए हैं। इन क्वेश्चंस को आप टीचिंग मेथड्स और साइकोलॉजी एनसीईआरटी की कंबाइंड अप्रोच से आसानी से हल कर सकते थे। आनुवंशिकता और रोग, इनसे भी 4 प्रश्न आए। हेरिडिटी एंड डिजीज, इनको एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th प्लस आप ईवीएस का जो डिजीज वाला पोर्शन है उसके कंबाइंड अप्रोच से इन चारों प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते थे। 3 क्वेश्चन आए हैं, वो हैं बाल विकास से, जो कि कन्फ्यूजिंग भी थे और उनमें अधिकतर में बोनस भी मिला है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इनको भी एनसीईआरटी के अप्रोच से आप हल कर सकते हैं यदि आपने ईवीएस अच्छे से पढ़ाओ। इनको भी आप एनसीईआरटी के अप्रोच से हल कर सकते हैं यदि आपने टीचिंग मेथड सही से पढ़े हों। और ये आप यूनिट 5 से पढ़ सकते हैं। पूरे डेटाबेस के बाद में आप देखेंगे कि ओनली ये जो 3 क्वेश्चन थे बाल विकास के, बाल विकास हर गाइड में अच्छे से दिया होता है। किसी भी गाइड को उठाएंगे उसमें सबसे पहले बाल विकास का टॉपिक होता है और उसको अच्छे से कवर किया होता है। तो बाल विकास को लेकर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 27 से 28% आप आसानी से इस प्रकार के कंटेंट को पढ़ के कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब आप 2 प्रश्नों के लिए या 1 प्रश्न के लिए हो सकता है आप 30 में से 30 भी प्राप्त कर सकेंगे, परंतु मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा कि आप 30 में से 30 ही इस कंटेंट को पढ़ के प्राप्त कर सकेंगे। 2 प्रश्नों के लिए यदि आप अब 20 गाइड पढ़ेंगे तो फिर आप असफलता की शिखर की ओर जाएंगे। ये थे डेटाबेस के एनालिसिस। अब अपन नेक्स्ट क्वेरीज ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेरीज है कुछ जो सभी की जनरल क्वेरीज हैं, उनको प्रश्नों के माध्यम से लिया है। कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें? देखिए, इसके लिए भी स्टूडेंट को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। फ्रेशर जिन्होंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं किया और जिन्होंने मनोविज्ञान के बारे में कुछ नहीं सुना है, वो अपने स्तर से, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, अपने आसपास के किसी भी एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन से पूछ के जिस पे उन्हें विश्वास हो, भरोसा हो, उस कोचिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन जिन्होंने पहले कभी एक बार भी कोचिंग किया, मुझे नहीं लगता अब उन्हें कोचिंग की ज़रूरत है। उन्हें बुक्स पे फोकस करना चाहिए और अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। या फिर भी आपको यदि आप फ्री में एक अच्छी चीज़ चाहिए, एक फैब से हम जो क्लासेस शुरू करें उसमें डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हर टॉपिक को कुछ भी बाहर न जाए, इस प्रकार की अप्रोच से हम शुरुआत करें एक फैब से इसी यूट्यूब चैनल पे। और जो
चौथा क्वेश्चन है, ये तो आपकी कोचिंग की बात होगी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, कितने घंटे पढ़ें। ये एक सामान्य क्वेश्चन होता है। और सभी विषय कवर कैसे करें, दो प्रश्नों को एक में ही समायोजित किया गया है। देखिए कितने घंटे पढ़ें, ये तो सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, फिर भी मुझे लगता है जब तक रीट के फॉर्म भरे जाएं आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने चाहिए। एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए 6 से 8 घंटे पर्याप्त होते हैं। मिनिमम आप 6 घंटे पढ़े और मैक्सिमम 8 घंटे। 8 घंटे मुझे लगता है जब तक फॉर्म भरे जाएं पर्याप्त समय है। सभी विषय को कवर कैसे कैसे करें, आप सभी विषय को एक साथ कवर ना करके दो विषय लें। देखिए दो विषय क्यों लें और दो विषय कौन से लें। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो मुझे लगता है आप साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स दो विषय लें। साइकोलॉजी 30 अंक की आएगी। किस रीट के दोनों पेपर में 15% जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, उनके फर्स्ट लैंग्वेज से आएंगे, जिसे आप सामान्यतः हिंदी लेते हैं उसके, और 15% सेकंड लैंग्वेज के आएंगे, जो भी आप लेते हैं पंजाबी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप लें उसके 15% टीचिंग मेथड्स के आएंगे। 15% ईवीएस में, L1 में ईवीएस और मैथ्स दोनों से, और L2 में अलग अलग से 15% यहाँ से आने की संभावना रहती है। मुझे लगता है 45% तो ये और 30% साइकोलॉजी के। अगर आप 2 से 3 महीने में ये प्रश्न कवर कर लेते हैं तो आप 75% कर देंगे। आधा सिलेबस यदि आप 2 से 3 महीने में जब तक फॉर्म भरे जाएंगे आप कर लेंगे तो मुझे लगता है आप बेहतर स्थिति में होंगे, आप सिलेक्शन की ओर होंगे। इसी प्रकार से मुझे लगता है आप, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसमें सभी चीज़ें साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको बताई जा रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिवीजन की बेस्ट टेक्निक क्या हो। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन कैसे करें। देखिए रिवीजन को मैंने दो भागों में बांटा कर, एक तो आप ऑप्शनल क्वेश्चन से रिवीजन कर सकते हैं, दूसरा आप ये अप्रोच अपना सकते हैं, वनडे अप्रोच। वनडे अप्रोच, आप जिस दिन जो पढ़ रहे हैं उसका सोने से पहले या जब आप पढ़ाई समाप्त करें तो उससे पहले एक बार रिवीजन करें। 1 वीक अप्रोच, आपने एक वीक में जो कुछ पढ़ा है उसका एक डे डिसाइड करके उस दिन उसका रिवीजन करें। और 1 मंथ अप्रोच, वन मंथ अप्रोच, आपने 4 वीक्स में जितना कुछ पढ़ा है उसका एक दिन आप डिसाइड कर लें मंथ के लास्ट में, या 2 दिन आप डिसाइड कर लें जिसमें आप उनका रिवीजन करें। इससे आपकी भूलने की समस्या समाप्त हो जाएगी और चीज़ों का माइंड मैप आपके दिमाग में होगा, जिससे आप हर चीज़ को आसानी से रिकॉल कर पाएंगे और एग्जाम में आपके लिए सुविधा होगी। ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल, इसके लिए दो टाइप की अप्रोच होती हैं। एक तो ऑप्शनल टू डेस्क्रिप्टिव अप्रोच जो मैंने खुद से डेवलप किया, ऑप्शनल टू डेस्क्रिप्टिव अप्रोच, और एक होती है डेस्क्रिप्टिव टू ऑप्शनल अप्रोच। देखिए मुझे लगता है अभी आप डेस्क्रिप्टिव टू ऑप्शनल अप्रोच को चूज करें। डेस्क्रिप्टिव टू ऑप्शनल का मतलब है पहले आप पूरी कहानी पढ़ें, पूरा विषय पढ़ें, उसके बाद में किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आप उसके ऑप्शनल क्वेश्चन सोल्व करें, या प्रीवियस ईयर पेपर से उस टॉपिक वाइज ऑप्शनल क्वेश्चन सोल्व करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आप ये काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता के चांस आपके 30 से 40% आप बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें समझते हैं कि आपकी सफलता के चांस किस प्रकार से बढ़ेंगे। स्मार्ट स्टडी कैसे करें, देखिए इसको लेकर स्मार्ट स्टडी मार्केट में हर जगह प्रचलित हो रहा है, परंतु स्मार्ट स्टडी है क्या, स्टूडेंट्स को इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए कंपटीशन और स्मार्ट स्टडी दो चीज़ें हैं। कंपटीशन में आप यदि वही कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम लोगों के बराबर हो सकते हैं, परंतु आपको कंपटीशन में सफल होने के लिए वो करना होता है जो आप लोगों से आगे जा सकें। इसके लिए आपको करने होते हैं कुछ स्मार्ट काम। स्मार्ट काम में जैसे ये स्मार्ट काम है, आप किस प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं, किस प्रकार की बुक्स पढ़ रहे हैं, ये सभी अपने अपने आप में स्मार्ट काम है। ऑप्शनल टू डेस्क्रिप्टिव अप्रोच आप एग्जाम के टाइम में चूज करेंगे, जब आप पहले ऑप्शनल पढ़ेंगे फिर उस ऑप्शन का डिटेल्ड सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि इस ऑप्शन के पीछे क्या क्या लॉजिक है और किस प्रकार के टॉपिक से ये सम्मिलित किया गया है। स्मार्ट स्टडी में ये काम तो है ही, ऊपर के सारे कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं। चार डेट्स मैंने ऐड किए हैं इसमें। देखिए पहला है बी सिलेक्टिव का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। सिलेक्टिव आप हर चीज़ में हो सकते हैं, कंटेंट को लेकर सिलेक्टिव, आपको पता है कि आपका ये कंटेंट है, अब आपको केवल इसी कंटेंट को पढ़ना चाहिए, आप सिलेक्टिव। अभी आप भ्रमित नहीं हैं, सिलेक्टिव का मतलब है आप भ्रमित न हो कि अभी 5 बुक्स मार्केट में आ गई तो आप उनमें लग गए, सिलेक्टिव नहीं रहे। सिलेक्टिव का मतलब आपका डेली टारगेट फिक्स हो, आपको पता हो कि आज के दिन में आप क्या करने वाले हैं, किस प्रकार के अप्रोच के साथ आज आप अपनी स्टडी को देने वाले हैं। दूसरा आप ओपन माइंडेड रहें। ओपन माइंडेड का मतलब है आप खुले मस्तिष्क वाले हैं, दृढ़ न रहें किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे अभी मार्केट में कोई बुक आई है, किसी भी पब्लिकेशन की न्यू बुक आई है और आपका फ्रेंड उसको खरीद के लाया, तो आप उस बुक का रिव्यू कर सकते हैं। आप ये नहीं कि मेरे पास तो अभी 3 बुक्स हैं, मैंने तो 3 बुक्स ले ली और बस मुझे इनसे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
नहीं, आप उस बुक का रिव्यू कर सकते हैं। और यदि आपका फ्रेंड कह रहा है कि ये एक अच्छी पुस्तक है, आप रिव्यू करके हो सकता है आप पाएंगे ये वास्तव में एक अच्छी पुस्तक है, तो आपको उस पुस्तक को पढ़ लेना चाहिए। परंतु ऐसा भी नहीं है कि आप हर पुस्तक को पढ़ने लग जाएं, आपको ओपन माइंडेड रहना है। इसका मतलब यही है कि यदि कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसे ग्रहण करें। दूसरा है बी अवेयर, आप सावधान रहें। सावधान इस बात से रहें, आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। आपकी क्या क्षमताएं, हो सकता है आप पिछली बार फेल हो गए हो, तो आपको इस बार पता है कि यदि आपने पिछली बार जो जो कमियां की थी उनको उनकी पूर्ति यदि आप इस बार कर लें तो आप सफल हो सकते हैं। लोग क्या कहेंगे इस पे ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी अपने आप में एक स्मार्ट होना ही है। और दूसरा है यूज ऑफ टाइम, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो आप उनका यूज किस प्रकार से कर रहे हैं। 6 से 8 घंटे यदि आप स्टडी को दे रहे हैं अभी, मुझे लगता है आप पर्याप्त हैं। इसके बाद चाहे आप खेलें चाहे कुछ भी करें। और दूसरा, सोशल मीडिया से आप कट हो जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज का एक ही मोटिव होता है सबका, कि दुनिया को दिखाना मैं कैसे बेहतर हूँ, मैं दुनिया से कैसे बेहतर हूँ। अभी आपको बेहतर होने के होके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया आप एग्जाम क्लियर हो जाएगी तो आप दुनिया आपको स्वयं समझ जाएगी कि आप वास्तव में बेहतर हैं। तो ये थी आज की स्ट्रेटजी की वीडियो, मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। रीड साइकोलॉजी को लेकर इस प्रकार से आप 30 में से 30 क्वेश्चन और 90% सिलेबस, 90 टू 95% सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार की स्ट्रेटजी की वीडियो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और पीटीआई के एग्ज़ाम के लिए भी मैं जल्द लेकर आऊँगा। और 1 फेब से अधिगम की क्लासें शुरू हैं। इसके साथ साथ उसमें कोशिश की जाएगी कि साइकोलॉजी के 30% डेली के उसमें सोल्व करवाए जाएं, और एक मैथ्स को लेकर भी क्लासेस शुरू करने का प्लान है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।